सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों पे एक चर्चा। अब देखिए कि देश की आज़ादी के ठीक बाद 1951 में भारत की सरकार ने जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में एक नई शेड्यूल, एक नई अनुसूची 9th शेड्यूल जोड़ा गया। और 9th शेड्यूल संविधान में एक ऐसा आप कह सकते हैं कि प्रोविजन है शेड्यूल के रूप में कि जिसमें न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए कि 9th शेड्यूल के कानूनों पर, 9th शेड्यूल के विषयों पर जुडिशियरी रिव्यू ही नहीं कर सकती है। और इसी 9th शेड्यूल को और आर्टिकल 31A और 31B को शंकरी प्रसाद जो जमींदार थे और अन्य जमींदारों ने मिलकर चुनौती दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसे उस समय के मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया और 4 और जजों ने मिलकर, मतलब 5 जजों के बेंच ने यूनेनिमस डिसीजन दिया। मतलब ये आम राय का फैसला है। 5 अक्टूबर 1951 को शंकरी प्रसाद के केस के रूप में यह फैसला आया। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा जोड़े गए 9th शेड्यूल की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन का अधिकार है। अब देखिए कि ऐसा संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने वैध बता दिया जो मौलिक अधिकार में मौजूद था, आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 31 में। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था और 9th शेड्यूल के अंतर्गत यदि आपकी संपत्ति भूमि सुधार कार्यक्रम के अधीन ली जा रही है तो आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, और चुनौती देने से ही न्यायपालिका को बाहर कर दिया गया और वह फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। तो मतलब कि मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं की जा सकी। पहले केस शंकरी प्रसाद के केस, फिर यह मामला बहुत लंबा चला है और वही सुप्रीम कोर्ट के सारे ऐतिहासिक फैसले हैं क्योंकि मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। और हमने एक वीडियो में अलग बात किया है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार से संबंधित फैसले को ऐतिहासिक फैसलों में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामलों में फिर इसी बात को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया, जिसका फैसला 5 जजों के बेंच ने दिया। लेकिन इस बार फैसला यूनेनिमस डिसीजन नहीं था, आम राय का फैसला ही नहीं था, 3 और 2 से फैसला आया। इसका मतलब है कि शंकरी प्रसाद का केस 1951 और 1964 30 अक्टूबर 1964 को सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य का फैसला आया। तो इन 13 ईयर में, 13 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड में यह बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है कि यह फैसला यूनेनिमस नहीं है बल्कि 5 जजों के बेंच का फैसला है 3 और 2 से। 3 जजों का फैसला बहुमत का फैसला माना जाता है और वही लागू होगा। तो उन 3 जजों ने उन 5 जजों के बेंच में से यह कहा कि शंकरी प्रसाद का जो निर्णय है उसी की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा और यह कह दिया कि 13(2) जो आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता है अध्यादेश से, संसद से, किसी आदेश से, किसी तरह से जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। इस केस में, सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो 13(2) का जो कानून शब्द है वो सामान्य कानूनों पर लागू होता है, जनरल लॉ पे लागू होता है, संवैधानिक संशोधन पे लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि संवैधानिक संशोधन से जो बदलाव किए जाते हैं वो संविधान का बदलाव है, सामान्य कानून नहीं है। इसीलिए 368 से किया गया ऐसा बदलाव को संसद कर सकती है और ऐसे बदलाव को न्यायपालिका ने संवैधानिक रूप से वैध बता दिया। मतलब कि इस तरह से यह समझा जाए कि फिर कानून और संवैधानिक संशोधन से जो बनता है क्या वो कानून नहीं है। एक अलग तरह की परिभाषा सामने आई। विस्तार से हम एक एक केस को अलग वीडियो में बात करेंगे। फिर आप देखिए कि यह मामला यही नहीं रुका। फिर 1967 में यह मामला हेनरी गोलकनाथ के मामले में उठा
इस बार 11 जजों की बेंच ने फैसला दिया और एकदम हिस्टोरिकल फैसला है, यू टर्न फैसला है, जब 11 जजों के बेंच ने, फिर यह भी फैसला 6 और 5 से था, 6 जजों ने यह कहा कि 368 की जो संशोधन प्रक्रिया है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है, वह केवल प्रक्रिया बताता है, प्रोसीजर बताता है संविधान के संशोधन का। यह प्रोसीजर का अर्थ यह नहीं हो सकता कि संसद को असीमित शक्ति है संविधान के संशोधन का। इसीलिए मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम नहीं है और रोक लगा दिया गया। आप देखिए कि शंकरी प्रसाद का फैसला 1951, सज्जन सिंह का फैसला 1964 और गोलकनाथ का फैसला 1967। आप लगातार सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड में बदलाव देखिए। शंकरी प्रसाद के केस में खुलकर सरकार के साथ है, यूनानिमस डिसीजन से। सज्जन सिंह के केस में 3-2 से मामला बन रहा है और गोलकनाथ में 6-5 से एकदम यू टर्न फैसला आ गया कि 368 सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया बताता है, संवैधानिक संशोधन की भी प्रक्रिया बताता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि संसद को असीमित अधिकार है। अब इस निर्णय के बाद आप कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म की तो शुरुआत हुई भारत में और न्यायपालिका वर्सेस सरकार और संसद का एक संघर्ष शुरू हुआ। एक आप कह सकते हैं कि संविधान के विषयों को लेके, संविधान की व्याख्या को लेके, न्यायपालिका के अधिकार को लेके एक संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि न्यायपालिका ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने पे रोक लगा दिया। इसके बाद सरकार ने गोलकनाथ के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए, खत्म करने के लिए संविधान में 24th अमेंडमेंट किया गया, 25th अमेंडमेंट किया गया, 29th अमेंडमेंट किया गया और भूमि सुधार कानूनों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, या भूमि सुधार के रास्ते में जो बाधा आ गया था गोलकनाथ के फैसले से, इस बाधा को हटाने की कोशिश की गई। इसी को फिर चुनौती दिया गया। एनडीआर मठ है केरला में, उस मठ के स्वामी केशवानंद भारती ने फिर चुनौती दिया। इस बार 13 जजों की बेंच ने फैसला दिया और यह भी फैसला आम राय से यूनानिमस डिसीजन नहीं है, बल्कि 7 और 6, 7 और 6 से फैसला है। 7 जजों ने यह माना कि नहीं, आर्टिकल 368 केवल संशोधन की प्रक्रिया नहीं है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में संसद को जो 368 अधिकार देता है, उस अधिकार में सारा संविधान शामिल है, उसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। 7 जजों ने यह कह दिया। 6 इससे असहमत थे। 6 का कहना था कि वो गोलकनाथ वाले फैसले के साथ थे, लेकिन फिर भी केशवानंद भारती के इस निर्णय से संविधान में संशोधन करने पे जो रोक लग गई थी गोलकनाथ के फैसले से, वह रोक तो हट गया, लेकिन एक नई थ्योरी सामने आ गई। वो हम जानते हैं, वो थ्योरी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, आधारभूत लक्षण का सिद्धांत है। तो आप देखिए कि आधारभूत लक्षण का जो सिद्धांत आया गोलकनाथ के फैसले में, जो फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया था, गोलकनाथ का फैसला 27 फरवरी 1967 को आया था। तो 1951, 5 अक्टूबर 1951 शंकरी प्रसाद के फैसले से लेके 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती के फैसले तक भारतीय न्यायपालिका की जो ये यात्रा है, जो जर्नी है, फैसलों की जो जर्नी है, इन फैसलों को ही भारत में ऐतिहासिक फैसले माने जाते हैं। बाद में इन्हीं फैसलों को और आगे बढ़ाया गया और मिनर्वा मिल्स के केस में 1978 में जब गोलकनाथ के फैसले के बाद सरकार ने 24, 25 और 26 अमेंडमेंट किया और उसको चुनौती दिया गया केशवानंद भारती के फैसले में। केशवानंद भारती के फैसले में बाधा तो खत्म कर दी गई, संशोधन पे रोक हटा लिया गया, लेकिन एक नया सिद्धांत आ गया आर्टिकल 368 के तहत कि आप संशोधन कीजिए, लेकिन आधारभूत लक्षण का संशोधन 368 से भी आप नहीं कर सकते। इसको रोकने के लिए 368 में 2 नए प्रावधान जोड़े गए। 368 में क्लाउज 4 और क्लाउज 5
इस प्रावधान को फिर मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, वाइड डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो लड़ाई थी संविधान के ऐतिहासिक यात्रा की, संविधान के बचाव की, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का, उस फैसले में अंततः न्यायपालिका की जीत हुई और देश में आधारभूत लक्षण का सिद्धांत कायम हुआ। तो शंकरी प्रसाद से लेके मिनर्वा मिल्स की जो पूरी यात्रा है लग 28 ईयर की, इस यात्रा से भारत में आधारभूत लक्षण का सिद्धांत आया और उसे प्रभावी किया गया। उसके रास्ते के बाधा आर्टिकल 368 के 2 क्लाउज 4 और 5 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे वाइड डिक्लेयर किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों की एक संक्षिप्त चर्चा है। डिटेल में हर एक फैसले पे, शंकरी प्रसाद पे, सज्जन सिंह पे, गोलकनाथ पे, केशवानंद भारती पे, मिनर्वा मिल्स पे हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।